हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप अपने री एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ज़रूर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। और जो भी पहले प्रॉब्लम्स हो चुकी है ट्रांसपेरेंसी को लेके, पेपर लीक को लेके, तो उन सभी में जो भी हमारे एनटीए है वो बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के तरफ से, सीबीआई के तरफ से, हर तरफ से अब निगरानी रखी जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए एग्ज़ाम बहुत ही सही ढंग से अब होने वाला है आगे। ऐसा पूरी तरीके से हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, कोई भी गड़बड़ी अब नहीं होगा। साथ ही साथ पेपर आप लोगों का ऑनलाइन होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने जो आप लोग का 18 जून को पेपर हुआ था उसका भी मैंने आंसर की डिस्कस किया हुआ है। तो अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस वीडियो को चेकआउट करिए, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है कि भविष्य में जो लोग रिटायर होंगे, सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य में जो लोग रिटायर होंगे, जो हमारे की मैनेजरियल पर्सनल की बात का आप कह लीजिए, तो वहाँ पे उस पोस्ट पे जो भी लोग रिटायर होंगे, जो भी पर्सन रिटायर होंगे, तो उनके लिए हम लोग बहुत पहले ही से तैयारी करके चलते हैं। क्योंकि की मैनेजरियल पर्सनल में से अगर किसी भी पर्सन का रिटायर होना जाना तय है आने वाले कुछ समय में, तो वहाँ के पोस्ट खाली नहीं रहने चाहिए। ऐसे में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन है वो हैम्पर हो जाता है। तो इसी के चलते यहाँ पे पूछा हुआ है, अरेंज द स्टेप ऑफ सक्सेशन प्लानिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट, सही क्रम में हम लोगों को यहाँ पे सजाना है प्यारे बच्चों। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा सर, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे रोल को, कि वो जो की मैनेजरियल पर्सनल में से, मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से जो जाने वाले हैं, उनका क्या रोल है और क्या रोल निभाने के लिए मुझे वहाँ पे लोग चाहिए। तो आइडेंटिफाई द रोल्स फॉर सक्सेशन ऑफ और रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग। तो सबसे पहला स्टेप आ जाएगा 3। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसा आपके करेंट क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन से शुरुआत, दो ही ऑप्शन हुआ है शुरू, एक सी और एक डी, ठीक है। तो यानी कि पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है और दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो चुका है। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमको पता चल जाएगा कि क्या रोल हमें निभाने हैं, जो भी हम टॉप मैनेजमेंट के लिए हमें हायर करना है, तो वहाँ पे क्या रोल निभाना है ये देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब जिसको हम हायर करेंगे, हम उनका चेक करेंगे, डिफाइनिंग द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल्स। क्या जिनको हम अपॉइंट करने के लिए आगे भविष्य में सोच रहे हैं, क्या उनके पास वो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है जिससे कि वो उस रोल को परफॉर्म कर सके, ठीक है। अगर हाँ ऐसा है तो फिर आगे हम बढ़ेंगे विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन, एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो हमको ओरिएंटेशन प्रोग्राम उनके लिए कंडक्ट करवाना है। फिर ओरिएंटेशन मतलब परिचय करवाना, ठीक है, परिचय करवाना। देन नेक्स्ट उसके बाद फिर आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट दैट कैन पोटेंशियली परफॉर्म द की रोल्स। तो ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा यहाँ पे। देन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लास्टली क्या बचता है आपके पास, ऑप्शन नंबर 4। तो सही क्रम क्या है, 31254, 31254, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द रोल फॉर सक्सेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग, फिर डिफाइनिंग द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द रोल्स, फिर उसके बाद विथ फ्यूचर ओरिएंटेशन, एसेस पीपल अगेंस्ट क्राइटेरिया, देन आइडेंटिफाई द पूल ऑफ टैलेंट
that can be potentially perform the key roles, and then at last develop the employees to be ready for future key roles. ये है हमारा प्रोसेस ऑफ सक्सेशन प्लानिंग का। तो ज़रूर से इसके क्वेश्चंस कई बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, रिपीटेड फॉर्म में आए हुए हैं, तो ज़रूर आप लोगों को सक्सेशन प्लानिंग के प्रोसेस आने चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज़ ए क्रिएटर एज वेल। क्या ये कथन सही है? सर बिल्कुल ये कथन सही है। तो आप लोग को बताना है, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट ए क्रिएचर ऑफ द इकोनॉमी, इट इज ए क्रिएटर एज वेल। हु गेव दिस? तो ये कथन किन्होंने दिया है? क्या आप लोगों को पता है ये कथन किन्होंने दिया है? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ये कथन किन्होंने दिया है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही हु कैन मैनेज एनीथिंग। मतलब मैनेजर वो है जो कि किसी भी चीज़ को कैसे भी हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल ये बात भी तो सही है। तो यानी कि हम लोगों का दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। डेवलप बाय द स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ द यूएस नेवी, this technique was first formally applied to the planning and controlling of the Polaris weapon system in 1958 and work well in expediting the completion of the program. The technique, तो इसको प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं गैंट चार्ट। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कभी कभी फुल फॉर्म भी हम लोगों से पूछा जाता है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और सीआरएम का है क्रिटिकल सीपीएम, सॉरी ये सीपीएम है, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गैंट चार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही टेक्निक है जिसको डेवलप किया गया है स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ द यूएस नेवी। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट फॉर्मली अप्लाइड टू द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द पोलरिस वेपन सिस्टम इन 1958। यानी कि इससे ये भी समझ में आ रहा है कि यह 1958 के आसपास आया हुआ टेक्निक है। तो आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि पीईआरटी और सीपीएम कब आया है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ और किस वजह से करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो सवाल है आप लोगों के सामने है मैच द कॉलम से रिलेटेड, और बड़ा ही आसान सा सवाल है। प्लानिंग क्या होता है? जहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं अपने गोल को और स्टैंडर्ड को। तो सर ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हो जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब गिविंग ईच सबऑर्डिनेट स्पेशल टास्क, तो बी का हो जाएगा 4। लीडिंग का मतलब क्या होता है? बड़ा ही आसान है। लीडिंग का मतलब सेटिंग द स्टैंडर्ड सच एज सेल कोटास क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये हो गया लीडिंग। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो जाता है? डायरेक्टिंग का मतलब हो जाता है गेटिंग अदर टू गेट द जॉब डन, गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, ये होता है डायरेक्टिंग। इसीलिए तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4। एक उल्टा मैच कर दिया क्या यहाँ पे मैंने? एक मिनट, वापस से हम लोग मैच करेंगे, इसको वापस से मैच करेंगे। शायद मैंने गलत कुछ मैच कर दिया है। चलिए फिर से मैच कर लेंगे हम लोग। तो प्लानिंग क्या हो जाएगा? प्लानिंग का मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग गोल एंड स्टैंडर्ड, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर बी का क्या हो जाएगा? गिविंग इज सबऑर्डिनेट, नहीं सही तो मैच किया था ना, गिविंग इज सबऑर्डिनेट स्पेशल टास्क। और सी का मतलब क्या हो जाएगा? लीडिंग, गेटिंग द अदर टू जॉब डन, तो 3, 4, 1 सही तो था। डायरेक्टिंग का मतलब सेटिंग द स्टैंडर्ड सच एज सेल्स कोटास, ये होता है। अच्छा, लीडिंग को मैंने शायद गलत मिला दिया था। ठीक है,
डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग सच सेल्स स्टैंड ये सारे के सारे स्टैंडर्ड तय करते हैं और उसी हिसाब से डायरेक्ट करते हैं कैसे काम करना है। ठीक है, तो डी का 2 हो जाएगा 3 4 1 2। तो प्यारे बच्चों 3 4 1 2 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है हम लोग का 3 4 1 2, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे हम लोग। द स्टडी ऑफ गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन, इसको हम लोग काइनेसिक्स कहते हैं, काइनेसिक्स कहते हैं। ठीक है, सिमेंटिक क्या होता है, सिमेंटिक कम्युनिकेशन बैरियर, एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और प्रॉक्सिमिस क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रॉक्सिमिस का मतलब क्या होता है, क्या आप सबको पता है कि प्रॉक्सिमिस का मतलब क्या होता है? तो प्रॉक्सिमिस का मतलब होता है कि कितना एक स्पेस देना चाहिए। ठीक है ना, कितना किसी भी कथन में कितना एक स्पेस देना चाहिए। आप किसी भी बात को कह रहे हैं तो उस बातों में कितना स्पेस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमिस। ठीक है, सिमेंटिक बता दिया, प्रॉक्सिमिस बता दिया। काइनेसिक्स होता है जहाँ पे गेस्चर और बॉडी पोस्चर की बात की जाती है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फोकस ऑन एस्टिमेटिंग हाउ मेनी वर्कर आर करेंटली एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है प्यारे बच्चों, बड़ा ही आसान सा। तो सर इसको कहते हैं हम लोग वर्क फोर्स एनालिसिस। और किसके ऊपर कितना जॉब का लोड है, दैट इज वर्क लोड एनालिसिस। काम है क्या, जॉब एनालिसिस। और काम करने के लिए क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, क्या स्किल चाहिए है, दैट इज कॉल्ड द जॉब स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे करेंटली, तो दैट इज कॉल्ड द वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन विच द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम ए बॉस टू हिज सबॉर्डिनेट एंड वाइजी वर्सा। बड़ा ही आसान सा है प्यारे बच्चों, बहुत आसान, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल। तो जहाँ पे बॉस मतलब टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक आता है। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि और भी नीचे वर्कर तक जाता है। ठीक है, वर्कर तक जहाँ कम्युनिकेशन होता है। और वही यहाँ से जब यहाँ बात जाता है सीधे सीधे, ठीक है ना, एकदम सीधे सीधे ऐसे, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब जहाँ सेम पोस्ट में जब कम्युनिकेशन हो। ठीक है ना, डायगोनल का मतलब ये होता है कोई किसी से भी, डायगोनल। ठीक है ना, डायगोनल ऐसे होता है, तो कोई किसी से भी, डायगोनल। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कोई किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन इज सीकिंग टू क्लैरिफाई द इंडिविजुअल आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, examining the true purpose of each communication, and third one is consider the total physical and human setting whenever there is communication. Select the correct answer using the given below. तो क्या सही आंसर होगा एक करेक्ट, देखिए बेसिक प्रिंसिपल एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, से क्लैरिफाई द इंडिविजुअल आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो उसको बोलने से पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को क्लियर कर लो। दूसरा, एग्जामिंग द ट्रू पर्पस, आप जो चीज़ बोलना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। और साथ ही साथ कंसीडर द टोटल फिजिकल एंड ह्यूमन सेटिंग वेन एवर देयर इज़ ए कम्युनिकेशन। और जब आप अपने बातों को रखेंगे तो वहाँ पे कितनी जनता होगी, कैसी जनता होगी, आपको अपने बातों को कैसे वहाँ तक पहुँचाने हैं, टारगेट ऑडियंस तक, ये भी इम्पोर्टेंट बात है एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव, 1 2 एंड 3 सही, सारे आंसर हमारे सही है। चलिए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी इन द टास्क एंड रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी काम काज में कोई बाधा है, ऐसी कोई बाधा ना आए, इस चीज़ को रिमूव करना। कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज़ को रिमूव करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करना है, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में सभी तरफ हारमोनी है, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं।
कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे हैं उस पे जो भी मैनेजमेंट का कंट्रोल है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यानी कि जो करेक्ट कोऑर्डिनेशन का सही मतलब ये चारों ही होता है, तो ऑल ऑफ द अबव। प्यारे बच्चों, हम लोग अगले सवाल की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 दिया है, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। बोला प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने से टाइम और रिसोर्सेज का क्या वेस्टेज होता है। सर बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे रिसोर्सेज का, टाइम का, सब चीज़ का वेस्टेज है। दूसरा, मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस साउंड ऑर्गेनाइजेशन बाय एलोकेटिंग द वर्क टू इंडिविजुअल। क्या ये बात सही है। सर बिल्कुल ये बात भी तो सही है कि मैनेजमेंट एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में मदद करता है, जहाँ पे सभी को अपने काम के बारे में पता होता है, सबको किसको रिपोर्टिंग करना है ये भी पता होता है। बिल्कुल सही। मैनेजमेंट इज साइंस बट नॉट आर्ट, गलत बात है सर, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 फॉल्स है। अगले सवाल पे चलेंगे जो कि हम लोग का मैच द कॉलम से जुड़ा हुआ एक सवाल है। पहला दे रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजर कम्युनिकेटिंग विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो प्रोडक्शन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर से बात कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते, मिडिल लेवल मतलब सेम पोस्ट वाले लोग जब बात करें एक दूसरे से तो दैट इज कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ए का 3 हो जाएगा। अब देखिए ए का 3 आप लोगों को बी ऑप्शन में ही मिल रहा है, ठीक है ना, आप लोगों को बी ऑप्शन में ही मिल रहा है, बट स्टिल मैं सभी के बारे में आप लोगों को डिस्कस कर दूँ। असिस्टेंट प्रोडक्शन कम्युनिकेट विद द फाइनेंस मैनेजर। तो असिस्टेंट प्रोडक्शन कम्युनिकेट विद द फाइनेंस मैनेजर, तो ये क्या हो गया, एक प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से डायरेक्टली बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, डायगोनल, जहाँ पे कोई ऐसे कहीं कोई बाधा ना हो। प्रोग्रेस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया गया, तो ये हो गया, किसको सबमिट करेंगे भाई, प्रोग्रेस रिपोर्ट को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट चेक करेंगे हर वर्कर का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है और वो टॉप मैनेजमेंट को सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से बी का ऑप्शन हो गया, बी का क्या ऑप्शन हो गया प्यारे बच्चों, बी का 4th हो गया और सी का 1 हो गया और डी का क्या हो जाएगा, तो पासिंग नोटिस टू द सबऑर्डिनेट फॉर अटेंडिंग ए मीटिंग, तो ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डी का 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3412, 3412 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे सवाल पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डैश रिफर्स टू द असाइनमेंट ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अनदर पर्सन। The dash refers to the assignment of formal authority and responsibility to another person for carrying out specific activity। तो प्यारे बच्चों अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए हमें फॉर्मल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है दूसरे पर्सन के तरफ से, तो इसको हम लोग कहेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ अथॉरिटी टू होल ऑर्गेनाइजेशन, टू होल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे होल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी बात सवाल में हम लोगों को सामने नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डेलीगेशन तो एक पार्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन का, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा बात नहीं दिख रहा है हम लोगों को कि जहाँ पे होल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, तो दैट इज़ वाई डेलीगेशन ही होगा आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईच स्पेशलिस्ट इज सपोज टू गिव हिज फंक्शनल एडवाइस टू ऑल अदर फॉरमैन एंड वर्कर। तो ये हो जाएंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बोल ही रहा है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ईच स्पेशलिस्ट इज सपो, हर कोई अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट है, तो यानी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करिए तो अपने काम में वो स्पेशलिस्ट है, इसीलिए वो फंक्शनल एडवाइस देते हैं। क्या, खाली क्या एडवाइस देते हैं वो, फंक्शनल एडवाइस, इसलिए आंसर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो वीडियो तो आप लोग कॉमर्स स्टडी क्लासेस को बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। कॉमर्स स्टडी क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कर ले प्यारे बच्चों, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन है और ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे डिस्कस करते रहे। ठीक है, चलिए अगले सवाल के, अच्छा 14, क्वेश्चन नंबर 14, a reporting relationship in which an employee receive order from and report to only one superior। तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी लोग एक कॉमन गोल के तरफ अपना एफर्ट लगा रहे। सेंट्रलाइजेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यू हैंड। लाइन ऑफ अथॉरिटी, जबकि जो कि एक लाइन ऑफ क्रम में, ऐसे क्रम में, जिसको हम लोग स्केलर चेन कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये हो गया लाइन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, लाइन ऑफ अथॉरिटी इसको कहेंगे, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। अगले सवाल पे चलेंगे हम लोग। अगला सवाल जो है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशन नॉट एस्टेब्लिश और रिक्वायर्ड बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड अराइजिंग, स्पॉन्टेनियसली अराइज हुआ है लोगों के द्वारा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल जो है मैच द कॉलम से जुड़ा हुआ, फिर से आ गया आप लोगों के सामने सवाल। तो पहले है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ेंगे हम लोग, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन टू बी मेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर इसको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? पहले वाले को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर देखिए क्या हो गया? सी का 1 हो गया, तो सी का 1, तो सी का 1 यहाँ पे मैच कर गया। फिर उसके बाद इट इज़ ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट विंग्स एंड कंबाइन वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड रिलेटेड जॉब। दैट नॉट विंग्स, यहाँ पे गलत लिखा है, दैट लिंक्स होगा। ठीक है, दैट लिंक्स एंड कंबाइन वेरियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड रिलेटेड जॉब। तो इसका प्यारे बच्चों क्या आंसर हो जाएगा? सर ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जहाँ पे फंक्शन के आधार पर ग्रुपिंग की जाती है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग आंसर। इन दिस द अथॉरिटी फ्लो वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजेंटली, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा? जहाँ पे अथॉरिटी फ्लो का कोई ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है, कैसे भी कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। लीजिए, तो ए का थर्ड ऑप्शन हो गया, ए का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और उस हिसाब से अब बच जाता है हम लोग के पास बी, यानी कि इट इज़ पर्पस टू अचीव प्लांट ऑर्गेनाइजेशन गोल मीटिंग। तो ये हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बी का 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर देख लेंगे आप लोग, सही क्या बैठ रहा है आंसर? 3 4 1 2, 3 4 1 2 करेक्ट आंसर है, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2। लिखा हुआ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जहाँ पे फंक्शनल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मतलब आप अपना मेन काम करने के साथ साथ आपके पास कोई और अगर एक्स्ट्रा टास्क आता है, ठीक है ना, टाइम टेम्प्रोरी बेस पे, तो हम लोग उसको भी करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शनल एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। हाइब्रिड क्या हो जाएगा? इट इज़ बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ डिविजनल एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बेस्ड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स, जहाँ पे कि दो हम डिपार्टमेंट को ही कंबाइन कर दे रहे हैं, और हाइब्रिड का मतलब जहाँ पे आप किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स को उठा ले रहे, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डिविजनल एज वेल एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डिविजनल, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिविजनल और फंक्शनल के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके बना है। ठीक है, और जहाँ पे जब दोनों डिपार्टमेंट ही कंबाइन हो जा रहे हैं, तो वो मैट्रिक्स हो गया।
वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है विथ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ ए ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सी का 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर देखिए क्या बनते जा रहा है, ए का 2nd हो गया, बी का 3rd हो गया, सी का 1 हो गया और डी का देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो डी का हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि सर डी का क्या हो जाएगा, 2 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर इट इज ऑल्सो नोन एज दी फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो 2 3 1 4, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो कि हम लोग का एजर्शन रीजन से जुड़ा हुआ सवाल है। एजर्शन कहता है प्रमोशन इज ए मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ए हायर पोजीशन दैट हैज ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिक्वायर मोर देन एडवांस स्किल। बिल्कुल सही बात है सर, प्रमोशन का मतलब यही होता है, लेकिन ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अक्सर बच्चे प्रमोशन और ट्रांसफर में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रमोशन का मतलब जहाँ पे आपको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर पोजीशन मिलेगा, लेकिन ट्रांसफर में ऐसा कुछ नहीं होता है, पोजीशन हाई नहीं होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती नहीं है, सेम रहती है, पोस्ट आपका सेम रहता है, पोजीशन आपका सेम रहता है। रीजन क्या कह रहा है, प्रमोशन मे नॉट इन्वॉल्व रेज इन स्टेटस। गलत बात भैया, स्टेटस बढ़ जाता है, प्रमोशन आप प्रमोट हो गए मतलब आप हायर लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, मतलब आप लोग हायर लेवल पे पहुंच गए, तो रीजन तो गलत हो गया। तो सिर्फ एजर्शन ही करेक्ट है, ए इज करेक्ट, मतलब एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है, रीजन गलत है। ठीक है, एजर्शन इज करेक्ट बट वेयर एज रीजन इज इनकरेक्ट। अगले सवाल की तरफ चलेंगे जो कि हम लोगों का मैच द कॉलम से जुड़ा हुआ फिर से आगे सवाल पहला दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल। एक लीडरशिप के पोटेंशियल को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर हमें वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। क्या, पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे होगा ड्रॉ रिलेशनशिप, यहाँ पे होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कभी कदार मिसप्रिंट हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल, तो इसके लिए हम लोग को पर्सनालिटी टेस्ट करना पड़ेगा। तो ए का 4th हो जाएगा, बी का, सी का और डी का देखते हैं। ठीक है, तो बी का देखिए क्या हो जाएगा, फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग। तो इसको हम लोग कहेंगे वोकेशनल टेस्ट, वोकेशनल टेस्ट करते हैं सबसे सुटेबल एरिया काम करने के लिए, इसको हम लोग कहेंगे वोकेशनल टेस्ट। डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल। अच्छा यहाँ पे भी गलती हो गया, कोई बात नहीं, लीजिए मैं इसको सही कर देता हूँ, एक्वायरिंग स्किल। तो डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल, आपके पास क्या पोटेंशियल है, क्या इंटरेस्ट है स्किल को एक्वायर करने के लिए, तो हम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। क्या, हम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। ठीक है, और मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक लर्न एंड ड्रॉ द रिलेशनशिप, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। क्या, इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा, डी का 3। तो 4 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर, 4 1 2 3। तो प्यारे बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद दोज ऑफ लिस्ट 2। पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट, तो पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट कंपनी रिकॉर्ड, जहाँ पे ये कैसा पर्सनल रिप्लेसमेंट, मतलब पर्सनल को रिप्लेस करने वाला चार्ट। तो कंपनी रिकॉर्ड करता है शोइंग द प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रमोटेबिलिटी ऑफ इनसाइड द कैंडिडेट फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। ठीक है, ये हो जाएगा पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट। तो ए का 3, ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जॉब पोजीशनिंग, जॉब पोजीशनिंग पब्लिशिंग एंड ओपन जॉब, पब्लिशिंग एंड ओपन जॉब टू एम्प्लॉय एंड लिसनिंग इट्स एट्रीब्यूट लाइक क्वालिफिकेशन, सुपरवाइजर, वर्किंग शेड्यूल एक्सेट्रा। तो ये हो गया जॉब पोजीशनिंग। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4th ऑप्शन। सक्सेशन प्लानिंग, ये तो अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, सक्सेशन प्लानिंग। तो द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप टू एनहांस द परफॉर्मेंस। तो
तो ये हो गया सक्सेशन प्लानिंग, तो सी का 2 हो जाएगा, यानी कि डी का 1 हो जाएगा। पोजीशन रिप्लेसमेंट चार्ट, position replacement chart means a chart prepared for each position in a company to show the possible replacement candidate and their qualification। तो 3 4 2 1, अच्छा 3 4 2 1 हम लोगों को कोई दिख नहीं रहा है, चलिए ऑप्शन बी को ही बना लेते 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोग इन एमसीक्यूज को ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले 2 बार ज़रूर देख के जाइएगा और चीज़ों को समझते हुए जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस जो है वो आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अच्छे से, और अपने पढ़ाई को पूरे मन लगा के जोरों शोरों से करते रहिए, ताकि किसी भी चीज़ में अगर आप कोई भी चीज़ छोड़ के जा रहे थे 18 जून के पेपर में, तो अब आप लोग को सफिशिएंट टाइम मिल गया है। आप चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिकली ढंग से रिवाइज करिए, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ तो हम आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम पूरा अभी डिस्कस करेंगे ही, तो आप बिल्कुल कॉमर्स स्टडी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।